अब हमको पढ़ना है इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो आगे देखते हैं। देखिए इनवर्स क्या होता है कि कोई फंक्शन y का वैल्यू x के टर्म्स में लिखा हो, अगर हम x को y के टर्म्स में लिख दें तो उसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। वो छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। y इक्वल टू a टू द पावर x अगर लिखते थे तो x को क्या लिखते थे, log y बेस से। x को लिखते थे log y बेस से। तो x इक्वल टू log y बेस से y इक्वल टू a टू द पावर x का क्या है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन है। चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। इफ f इज a टू b, डिफाइन किया हुआ है a टू b एंड बाइसेक्टिव। एक फंक्शन है जो a टू b डिफाइंड है और बाइसेक्टिव है, देन g b to a is called inverse of f। जी बी टू ए को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी है ये अभी बाद में बताया जाएगा, पहले इनवर्स का मीनिंग समझ लीजिए। मान लीजिए एक फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, ये हमने लिया 1 2 3 a b c, और 1 का इमेज है a, ये फंक्शन है f, 2 का इमेज है b और 3 का इमेज है c। सारे इमेज ये सेट ए, ये सेट। ये फंक्शन 1 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हर एलिमेंट का इमेज डिफरेंट, तो फंक्शन 1 1 है। अब 1 1 के साथ ऑन2 भी है क्योंकि सेट बी में कोई खाली एलिमेंट नहीं है, तो ये 1 1 है और ऑन2 है, तो ये बाइजेक्टिव है। implies that f is bisective। तो फंक्शन f को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, फंक्शन f को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f का एलिमेंट क्या होगा, 1a 2b और क्या होगा 3c। ऐसा होगा या नहीं, इसका मीनिंग क्या है, f of 1 is a, f of 2 is b, f of 3 is c। now g b2a डिफाइन कर दिया, मतलब अब 1 का इमेज a था, अब a का इमेज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, f इनवर्स इसको बोलते हैं, f इनवर्स। तो अब इसको ऐसा लिखेंगे, f इनवर्स का मीनिंग क्या है, पहले 1 का इमेज a हुआ करता था, अब उल्टा डिफाइन करना है, तो a का इमेज क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2, 3 का इमेज क्या हो जाएगा 3, और इसको लिखते हैं f इनवर्स इक्वल टू g, ये है b टू a। तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन g मींस इनवर्स ऑफ f, ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, इसमें एलिमेंट क्या होंगे, a1 b2 एंड c। ये बात समझ में आ रहा है कि फंक्शन और उसका इनवर्स होता क्या है। यस सर। यस सर। चलो इतना समझ में आता है। अब एक चीज समझ में आता है कि
क्यों हमने बोला कि बाइजेक्टिव होना जरूरी है? बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी है? वही बाइजेक्टिव, देखिए अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो ये क्या होगा, या तो मेनी वन होगा या फिर इनटू होगा। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो मेनी वन होगा या इनटू होगा। तो देखो अगर मेनी वन हुआ और इनटू, तो मेनी वन होने के केस में क्या होगा, एटलीस्ट 1 2 3 4 एटलीस्ट 2 का इमेज क्या होगा, सेम होगा। तो मान लो 2 और 3 का इमेज सेम है ए, तो जब आप ए टू बी डिफाइन कर रहे हो तब तो ये डिफाइंड है, लेकिन जब उल्टा डिफाइन करने लगोगे तो ए का कितना इमेज मिलने लगेगा, 2 इमेज। तो ये इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आया? अगर आप ए टू बी डिफाइन कर रहे हो मेनी वन में, ठीक है, 2 का भी इमेज ए चलेगा, 3 का भी इमेज ए चलेगा, लेकिन जब रिवर्स आओगे बी टू ए डिफाइन करोगे तब ए का भी इमेज 2 और ए का इमेज 3 भी होगा, तो उस केस में इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। अब अगर इनटू है भाई, इनटू है का मतलब क्या है, एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली है। मान लो 1 2 3 ए बी सी डी और डी यहाँ पे खाली है, तो ए टू बी तो ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन जब बी से ए डिफाइन करोगे तो डी का इमेज नहीं होगा। तो जब डी का इमेज नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज यूनिक इमेज इन बी। तो अगर फंक्शन मेनी वन हुआ या फंक्शन इनटू हुआ, दोनों केस में इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आया? Yes, sir. Both cases Yes, inverse sir. is not defined. सर बोलो बोलो। सर आप समझाएंगे मिनिमम? मेनी वन मान लो ये एक फंक्शन है कि 1 का इमेज है सी, 4 का इमेज है डी, तो 2 और 3 इसको हम रेड से बनाते हैं जिससे क्लियर लगे। 2 और 3 का इमेज ए है, ठीक, तो एफ में क्या एलिमेंट होगा, एफ में एलिमेंट होगा 2a और 3a, ये दोनों ही एलिमेंट होगा या नहीं? यस सर। जब इनवर्स लिखोगे तब ये एलिमेंट पलट जाएगा, मतलब a का 2 इमेज मिलने लगेगा, a2 a3, या फिर जब इधर फंक्शन डिफाइन करोगे मतलब एरो इधर होगा तो a का कितना इमेज मिलेगा, 2 इमेज मिलेगा, 2 एंड 3। तो इस केस में इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। समझ में आया? अंडरलाइन में क्या लिखना है सर? हाँ वाई बाइजेक्टिव। हाँ, बाइजेक्टिव क्यों जरूरी है? यस सर। ठीक है, बाइजेक्टिव क्यों जरूरी है, तो अब उसको एक्सप्लेन किया गया कि अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन होगा या फिर इनटू होगा। अगर मेनी वन है तब भी इनवर्स डिफाइंड नहीं है, इनटू है तब भी इनवर्स डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होने के लिए क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ये सबसे पहला कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव। तो अब हम लिखते हैं कुछ नंबर्स। नंबर 1 यही लिख लेते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन is defined only if function is bijective. आगे देखते हैं, बाइजेक्टिव तो हो गया। If G is inverse of F, if G is inverse of F,
then f of gx equal to g of fx equals to f of gx g of fx से दोनों इक्वल होगा और किसके इक्वल होगा? x के। क्यों होता है? इधर देखो, मान लो कि हमने यहाँ पे दो फंक्शन लिया, दो क्यों एक ही फंक्शन लेते हैं, इसी में देख लेंगे। और वन छोड़ो, वन क्यों ले? अगर मान लो यहाँ एक एलिमेंट है x और a टू b फंक्शन है f, तो x का इमेज fx होगा या नहीं? होगा। ये Yes, sir. a टू b Yes, sir. फंक्शन है f। अब अगर g इसका इनवर्स है, g इनवर्स है, तो इधर से fx का इमेज क्या मिलेगा? g। तो हम क्या ये लिख सकते हमारे हैं? क्लास में नहीं है, हाँ ये जो वेटिंग रूम में है हाँ, ये हमारे क्लास में नहीं है। इसको जाने दीजिए। देखिए, अब अगर इधर से फंक्शन f है a टू b, तो x का इमेज क्या मिला? fx। और अगर b टू a फंक्शन g है, तो fx का इमेज क्या होगा? x। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? g ऑफ fx इक्वल्स टू x लिखेंगे या नहीं? देखो, f फंक्शन ऑपरेट किया a टू b, तो डोमेन क्या था? x, इमेज क्या मिला? fx। g फंक्शन यहां से ऑपरेट किया b टू a, डोमेन क्या हुआ? fx। तो g ऑफ fx क्या होगा? x होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो बस इतना ही बोलना है कि अगर g f का इनवर्स है, देन f ऑफ gx इज g ऑफ fx इक्वल्स टू। ना बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं if alpha beta is a point alpha beta is a point in the graph of सर f of g of x कैसे हुआ? f of g of x। मान लीजिए यहाँ x है, तो x का इमेज क्या होगा? gx, है ना। मान लीजिए यहाँ x होता, भाई f का इनवर्स g है, तो g का भी इनवर्स तो f है। यस सर। तो अगर यहाँ x होता तो इमेज क्या होता? gx होता। यस सर। और f of gx क्या हो जाता? x हो जाता। यस। तो if alpha beta is a point in the graph of y equal to fx, then beta alpha will be a point in the graph of inverse of f। ये चेक करो तो ये बात समझते हो या नहीं? देखिए, अगर फंक्शन के ग्राफ में एक पॉइंट है अल्फा बीटा, यहाँ देखो, यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक फंक्शन था, ये एक फंक्शन था f। f के ग्राफ में एक एलिमेंट क्या है? 1 है। तो इनवर्स के ग्राफ में एक एलिमेंट क्या है? a1। f के ग्राफ में एक पॉइंट है 2b, तो इनवर्स के ग्राफ में b2। f के ग्राफ में 3c, तो इनवर्स के ग्राफ में c3। बात समझ में आया? तो अगर फंक्शन के ग्राफ में एक पॉइंट है अल्फा कामा बीटा, तो उसके इनवर्स के ग्राफ में क्या होगा? बीटा कामा अल्फा। ये बात क्लियर? Yes, sir. को क्या पता चला कि अल्फा बीटा और बीटा अल्फा में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? दोनों y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं।
होते हैं नहीं? हमने आपको बताया था कि पॉइंट अल्फा कामा बीटा का y इक्वल टू एक्स लाइन में इमेज क्या होता है? बीटा कामा बीटा अल्फा। बीटा अल्फा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि implies that graph of inverse function is symmetric about y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ और फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ये इनवर्स। कैसे हुआ? हाँ मैं बता रहा हूँ, रुकिए। यहां से लिखता हूं, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि फंक्शन के ग्राफ में अगर एक एलिमेंट है अल्फा बीटा, तो इनवर्स के ग्राफ में एलिमेंट क्या है? बीटा अल्फा। मतलब हर पॉइंट का अपोजिट इनवर्स के ग्राफ में होगा। तो अगर हर पॉइंट का अपोजिट इनवर्स के ग्राफ में होगा, तो हर पॉइंट का अपोजिट अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा या नहीं? देखिए, मान लीजिए कि यहां हमने बनाया ये, यहां एक पॉइंट है, मान लो ए बी। तो इनवर्स में क्या होगा? बी ए होगा या नहीं? यहां एक पॉइंट है सी डी, तो इनवर्स में क्या होगा? डी सी होगा या नहीं? यस सर। यस सर। अब अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं ऐसा, तो ये मान लो जाता है ऐसा, तो ये जाएगा ऐसा। तो ये दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं? Yes, sir. तो यही चीज बोला जा रहा है कि फंक्शन का ग्राफ अगर मालूम है, मान लो ये फंक्शन है और ये इनवर्स है, तो फंक्शन और इनवर्स y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि फंक्शन के ग्राफ में अगर कोई एलिमेंट अल्फा बीटा है, तो इनवर्स के ग्राफ में एलिमेंट क्या होगा? बीटा अल्फा। इनवर्स क्या होता है? रिवर्स फंक्शन होता है, दूसरे साइड से होता है ना, बी टू ए होता है। तो अभी ये क्लियर है? Yes, sir. सिमेट्रिक मतलब सर क्या है सर? हाँ? तो सिमेट्री आप जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है? सिमेट्री नहीं समझते हैं आप? समझिए मिरर इमेज समझिए, जैसा इधर होगा वैसा उधर होगा। अच्छा सर, हाँ सर। ठीक है, आप इस यहाँ पे मिरर लगा दीजिए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? नहीं सर, मतलब वो मिरर के सर आपका ड्राइंग सर थोड़ा सा। हाँ, ड्राइंग थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, तो चलिए हम ऐसा बना देते हैं। वो जब मिरर टेढ़ा होता है तो ड्राइंग ऐसे ही लगता है। ठीक है, जब मिरर सीधा होता था तो आप ऐसे समझिए, ये हुआ, ये हुआ, यस। ये सिमेट्रिक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर टेढ़ा हुआ है तो इसलिए वो थोड़ा सा तिरछा लगता है जब भी आप बनाएंगे, बट एक्चुअली में होता बराबर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ रीजन? तो इसका मैथमेटिकल रीजन बिल्कुल क्लियर है कि एफ के ग्राफ में अगर अल्फा बीटा है तो इनवर्स के ग्राफ में बीटा अल्फा होगा, ऐसा तो हमने दिखाया। और अगर ऐसा है तो सारे बीटा अल्फा को ज्वाइन करोगे, सारे अल्फा बीटा को ज्वाइन करोगे, तो जो दो ग्राफ बनेंगे, एक फंक्शन का ग्राफ, दूसरा इनवर्स का ग्राफ, वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि सर मिरर के नीचे वो बी ए है ना? हाँ, ये बी ए है, ए बी का इमेज बी ए।
वो Okay, मिट sir. गया। ठीक है, तो बहरहाल अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों एक दूसरे के अबाउट, तो दोनों एक दूसरे का इमेज होता है कहाँ, y इक्वल टू एक्स लाइन में। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका एक एग्जांपल भी हम लिख देते हैं। y इक्वल टू a टू द पावर x एंड y इक्वल टू log x बेस a, इसको आप याद रखिए, आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x and they do not intersect, और ये इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि ये एक दूसरे का इन्वर्स है। सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x का मतलब इन्वर्स है, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, इतना बात क्लियर है? Yes, sir. Sir. अब इसके इंटरसेक्शन का बात आ गया, तो अगला पॉइंट भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर क्या था, P, नंबर 4 लिखते हैं। नंबर 4 क्या है कि इन जनरल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन intersect at y equal to x। इन जनरल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, अगर करेंगे, कोई जरूरी नहीं इंटरसेक्ट करना, अगर करेंगे तो कहाँ करेंगे, y इक्वल टू एक्स पे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई फंक्शन और इनवर्स फंक्शन एक दूसरे का इमेज होता है, और मिरर क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो। कभी देखा है, नहीं देखा। कभी मिरर पे हाथ रखा है, नहीं, जरूरत नहीं यस सर। नहीं बोलने सर। नहीं रखा मिरर। अच्छा, मिरर में करंट थोड़े ना पास होता है। मिरर के ऊपर आप अपना फिंगर रखिए, तो देखिए जो इमेज बनता है वो और आपका फिंगर एक दूसरे को कट करते हैं या नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं, टच करते हैं या नहीं, टच करते हैं। यस ठीक है, सर। तो अगर कोई ग्राफ या कोई ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है तो कहाँ कर सकता है, जिसके अबाउट सिमेट्रिक हो, नहीं तो नहीं कर सकता। तो इसको हम एक ग्राफ से दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए, मान लीजिए ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, और ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है ऐसा। ये 1 1 नहीं दिख रहा है, अभी आप बोलेंगे तो 1 1 नहीं है, क्या मजाक है, तो हम 1 1 बना दें। ठीक, ये ऊपर उठ गया जस्ट यहाँ से, मान लीजिए उठता हुआ है। तो अगर इसका इमेज बनाओगे, ये फंक्शन का ग्राफ है, अगर इसका इमेज बनाओगे तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा या नहीं, ये एफ इनवर्स है। ठीक है भाई, ये मिरर है, सिमेट्रिक बनाना है। तो अगर फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, इधर का इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, और इधर का इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, मिरर के ऊपर ही करेंगे ना, क्या डाउट है?
हेलो। नहीं सर, डाउट नहीं है सर। अच्छा, तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको फंक्शन और इनवर्स फंक्शन जब सॉल्व करना होता है तो हम सॉल्व नहीं करते हैं, सीधा y को x पुट कर देते हैं और निकाल लेते हैं, है ना। तो वो सॉल्व करना बताऊंगा आगे। लेकिन क्या है कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन। मुझे लगता है अभी ये क्लियर है। बट कुछ केस ऐसा होता है, कुछ केस ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही इंटरसेक्ट करें, या कौन से केस होते हैं जो इसका अपोज कर सकते हैं, लाइक y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ होता ये भी y इक्वल टू एक्स पे ही है, लेकिन देखिए कैसे होता है। y इक्वल टू एक्स अगर कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इसका इनवर्स फंक्शन भी यही होगा। इसका इनवर्स भी क्या होगा, y इक्वल टू एक्स ही होगा। ये बात क्लियर है। ये एक फंक्शन है और इसका इनवर्स क्या होगा, y इक्वल टू एक्स होगा। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, भाई y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। अच्छा, y इक्वल टू 1/x, एक मिनट, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, तो ये तो y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई किया। अब मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 1/x। ठीक, ये एक फंक्शन है, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स भी यही होगा, y इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/x, ये ग्राफ हम जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते हैं आप लोग, नहीं जानते। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बताया आपको। अच्छा ठीक है, सर मान केमिस्ट्री लीजिए में कि जानते हैं ये, सर, पीवी ग्राफ। हाँ तो बस ठीक है, हो जाए, कहीं भी जानते हो काम हो जाएगा उतना। तो y इक्वल टू 1/x अगर हम प्लॉट करते हैं, ये देखो, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। तो कहीं भी जानते हो, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, ये देखिए, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, और इसका इमेज भी क्या होगा, यही होगा। कंप्लीट ग्राफ ये होता है y इक्वल टू एक्स। तो इसका इनवर्स भी क्या है, यही है। मतलब इस केस में सारे पॉइंट ही क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस केस में ये y इक्वल टू एक्स पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और भी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जब फंक्शन का इनवर्स वही फंक्शन हो जाए, जब फंक्शन का इनवर्स वही फंक्शन हो जाए, तो उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। समझ गए बात को, कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। लेकिन अगर फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों सेम हो जाए तब ये रूल अप्लाई नहीं होता है, तब ये और पॉइंट्स पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये y इक्वल टू 1/x है, ये x लिखा हुआ है, गलत है, y इक्वल टू 1/x है। तो y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू 1/x दोनों हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। तो इस केस में हमको क्या पता चलता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल y इक्वल टू एक्स लाइन पे नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे हो सकता है। ये बात क्लियर है।
सर जब नीचे वाले फंक्शन और ग्राफ फंक्शन का, सर नीचे वाले ग्राफ का हाँ ये इक्वेशन भी क्या y है? इक्वल टू 1/x, ये भी y इक्वल टू 1/x ही, ओके सर। ठीक है। ये कंप्लीट मिल करके y इक्वल टू 1/x होता है, समझ गए? क्योंकि जब x नेगेटिव तो y नेगेटिव, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव। यस सर। और अब तो इवन ऑड समझते हैं ना, ये फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू 1/x, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हमारा पॉइंट क्या बना कि इन जनरल नॉर्मली function and inverse function intersect at y equal to x, but if function and inverse are same function, function and inverse are same function, then they can intersect at other points also, ठीक है। वो दूसरे पॉइंट्स या दूसरे जगह भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? एक एग्जांपल भी लेके आपको दिखा दिया, समझ गए? Yes, sir. अच्छा तो सर हाँ बोलो। सर पहले पार्ट में फंक्शन के बाद आपने क्या लिखा, प्लस है या एरो चिन्ह? तो एक एरो बना दिया है ऐसे ही, उस एरो का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर y इक्वल टू x फंक्शन है, implies that inverse is also y, ठीक है। अब इसके बाद बारी आता है इनवर्स निकालना कैसे, है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए ये कौन सा पॉइंट नंबर है, हो जा रहा है नंबर Sir, ये fourth है. नंबर 5 लिखते हैं। टू फाइंड इनवर्स, find x in terms of y, find x in terms of y, and then x equal to gy is inverse of f, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एक फंक्शन है y इक्वल टू 4x माइनस 5/3, 4x माइनस 5/3, इफ y इक्वल टू 4x माइनस 5/3, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 3y इक्वल टू 4x माइनस 5, या फिर लिख सकते हो x का वैल्यू क्या मिला, 3y प्लस 5/4, ऐसा मिला या नहीं, बोलो भाई। Yes, sir. Implies that inverse of, अब यहाँ फंक्शन का यहाँ वेरिएबल क्या है, y, इनवर्स ऑफ f, gy को क्या लिखोगे, 3y प्लस 5/4, ये इनवर्स फंक्शन हुआ, ठीक है। सीबीएसई में यहीं तक लिखना है, सीबीएसई में यहीं तक लिखना है, लेकिन बाकी जगह वो gy नहीं देकर के gx देते हैं। तो अगर gy इतना है तो gx को हम 3x प्लस 5/4 नहीं लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई। gy अगर इतना है तो gx को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बाकी एग्जाम्स में आपको ऐसा मिलेगा, gx के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन सीबीएसई में वो gy से ही काम चला लेते हैं। सो gx इज इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। बात समझ में आया? बोलो भाई, इनवर्स फंक्शन कैसे sir. निकालना है, इसमें किसी को डाउट है? y का वैल्यू x के फॉर्म में होगा, हम x का वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे और वही इनवर्स होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ G इज इनवर्स ऑफ F, then F of Gx is X। इसमें कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, बताया गया था। ठीक है, F ऑफ Gx अगर X है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, देखिए अगर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है तो लिख लीजिएगा, नहीं आता है तो बाद में देखेंगे इसको। F ऑफ Gx इज X, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू X, तो ये क्या हुआ? F डैश ऑफ Gx इंटू G डैश X इज 1। ये क्लियर है या नहीं? चेन रूल। Yes, sir. Yes, sir. अगर कुछ लोगों को नहीं क्लियर है तो यहां देख लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ gx इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। f ऑफ gx निकालने से हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम dgx निकाल देते हैं, f ऑफ gx इंटू dgx बाई dx। ठीक है भाई। अब f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, ft का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है? Sir, ये D of Gx होता है। gx। ft का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश t, तो इसको लिख दिया f डैश gx, और gx का x के रिस्पेक्ट में g डैश x। क्लियर है? बोलो भाई। Yes, sir. तो f डैश gx इंटू g डैश x इज 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है और इसी से आंसर निकलेगा, बाकी कुछ भी आप कर लीजिए नहीं निकलेगा। अच्छा, g ऑफ एफ एक्स भी x होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। g ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो x। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तब क्या होगा? g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज 1। होगा या नहीं? बोलो। Yes, sir. डिफरेंशिएशन पार्ट फिर से समझना हाँ, सर। Sir, वहाँ पर G डिफरेंशिएशन मिट गया है। क्या हो गया? Sir, G मिट गया है। जी मिट गया कहाँ? Sir, F dash G Gx। ओहो, जी डैश एफ एक्स। Sir, ऊपर वाले में। ओहो, जी मिट गया। हाँ सर। अच्छा, तो देखिए पहला वाला क्लियर है। दूसरा रिजल्ट हमने क्या लिखा कि g ऑफ एफ एक्स इज x, तो g ऑफ एफ एक्स अगर x है तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो पहले एफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो क्या आया? g डैश एफ एक्स। अब एफ एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वही चेन रूल। तो g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज 1। तो अगर चेन रूल थोड़ा बहुत समझ में आता है तो कीजिए, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे इसको, है ना। बट पॉइंट लिख लीजिए। Yes, sir. चेन रूल वैसे इतना कोई बड़ा चीज नहीं है, आप यूज तो करते ही होंगे। Physics में पढ़ाए थे सर। सर आता है सर। Yes, sir. बहुत यूज करते हैं। क्यों जो है बोल रहे हैं कि चेन रूल इतना कोई बड़ा जहाज नहीं है कि मुश्किल सर कर रहा है। इंटीग्रेशन लेकिन सर हार्ड लगता है। हाँ, इंटीग्रेशन तो नया चीज है तो थोड़ा तो लगेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंट ही है, डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके बाद पढ़ेंगे ना? अभी बहुत दूर है।
हाँ इसके बाद तो करेंगे लेकिन सर अभी थोड़ा सर खाली सर लिख इसके देंगे बाद सर। कौन सा चैप्टर होगा? हाँ सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? इसके बाद बुक में कौन सा चैप्टर है? बुक में शायद सर इनवर्स। इनवर्स हाँ इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। वही होगा। ओके सर। तो ये हो गया भाई। सर थोड़ा सा बाकी है सर। हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। हाँ सर हो गया। अच्छा तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है f is n to y या बल्कि n to r लिख देते हैं। चलिए नहीं r लिखने से नहीं चलेगा। n to y and y is n square such that n belongs to natural number and fn is n square. fn is n square. Prove that f is invertible. Prove that f is invertible. Also find inverse of f. देखिए पहले इसको हम समझेंगे। f is n to y इसका मतलब क्या है? डोमेन क्या हुआ इसका? डोमेन क्या हुआ भाई? एन। n। तो डोमेन हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट। को डोमेन क्या हुआ? y हाँ y में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 4 परफेक्ट स्क्वायर। हाँ परफेक्ट स्क्वायर वेरी गुड 1 4 9 16 एंड सो ऑन। पहले चेक करो इतना बात क्लियर है। यस सर। तो fn is n square. fn is n square. ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं? हाँ सर। implies that fx1 is fx2। अगर हम ऐसा लिखेंगे so x1 square is x2 square। यहां से x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिलेगा बट x1 इक्वल टू माइनस x2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली क्या मिला? x1 इक्वल टू x2। क्लियर? दिख नहीं रहा होगा सर क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि x1 नेगेटिव कैसे हो सकता है? x1 x2 मान लो कि नेचुरल नंबर है तो कोई भी एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव और दूसरा साइड नेगेटिव, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं सर। हाँ सर नहीं। तो ऐसा अगर नहीं पॉसिबल है तो हम समझ गए कि जो लिखा गया केवल एक ही रिजल्ट पॉसिबल है और वो कौन सा रिजल्ट है? वो कौन सा रिजल्ट है? x1 इक्वल टू x2। तो इसका मीनिंग क्या है? फंक्शन इज 1 1। f इज 1 1। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। अब अगर ये 1 1 हो गया, अगर ये 1 1 हो गया
तो अब इसको अनटू प्रूव करना है। थोड़ा देखिए हो रहा है नहीं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, यस सर, हो रहा है। यस सर। तो देखिए इसका रेंज निकालेंगे। देखिए अगर हम रेंज निकालते हैं तो रेंज क्या पता चल रहा है भाई, F1 का वैल्यू क्या होगा 1, F2 4, F3 9 डॉट 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 विच इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो फंक्शन क्या हुआ, अनटू हो गया। भाई यहाँ हम निकाल देते हैं, F1 is 1, F2 is 4 डॉट डॉट डॉट, तो रेंज ऐसा हो गया एंड रेंज एंड कोडोमेन आर सेम मींस फंक्शन इज अनटू। अब अगर फंक्शन अनटू है और 1 1 है तो फंक्शन को बाइजेक्टिव लिख सकते हैं। यस सर। F is bisective implies that F is invertible. अब F इन्वर्टिबल तो हो गया, लेकिन अब इसका इन्वर्स भी निकालना है, तो क्या करें, हम इसको ऐसा लिख लें, Fn is n स्क्वायर, तो इसको y लिख लो, Fn को y लिख लो, y is n स्क्वायर, n क्या मिला, n क्या मिला प्लस माइनस रूट वाई, बट n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मतलब जी वाई क्या मिला, इनवर्स फंक्शन जी वाई क्या मिला, अंडर रूट वाई। बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। तो अब अगर वो मान लो ऐसा भी बोल सकता है कि जी एन के फॉर्म में लिख दीजिए, तो जी एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन। जी एन मीन्स इनवर्स ऑफ एन इज अंडर रूट एन। चेक कीजिए कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है। नहीं सर। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप एनसीईआरटी बुक पूरा कर सकते हैं, फंक्शंस जितना है। ठीक है, प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू, या एफ इज आर टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 is bisective. Also find F inverse. अब आप अपने से कीजिए। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में वो लास्ट टाइम समझा देंगे इनवर्स वाला। देखिए Fn को क्या लिख दिया, y लिख दिया, तो y इक्वल टू एन स्क्वायर, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट वाई मिलेगा या नहीं। यस सर। तो
एन है क्या, एन है क्या, नेचुरल नंबर था, नेचुरल तो वो नेगेटिव हो सकता है नहीं। तो इसका नहीं। मतलब जो जी वाई जो इनवर्स होगा वो प्लस माइनस रूट वाई में से एक ही होगा, और वो क्या होगा, अंडर रूट वाई। ठीक है, यस सर। जब भी दो इनवर्स फंक्शन आएगा समझ जाना एक रिजेक्ट होगा, दो दो इनवर्स नहीं हो सकते। सर जी वाई आपने कहाँ से लाया? अरे भाई यही आपको तो बताया था कि जब x का वैल्यू y के फॉर्म में आ जाए तो इसी फंक्शन को लिख देते हैं जी वाई। यहाँ इनवर्स निकाला था ना, यहाँ इनवर्स निकाला था ना x का वैल्यू, यस सर, यस सर। तो g इसको एक नया नेम दे दिया x नहीं लिख करके कि g एज अ फंक्शन ऑफ y, और वो हो गया 3y + 5/4। सर इनवर्स होगा x-3 होल 1/3। अच्छा ठीक है, हाँ सर। x-3 होल टू द पावर 1/3, बिल्कुल ठीक है। यस यस सर। सभी का आ रहा है, किसी को डाउट है? नो सर। सर कर लीजिए। अच्छा कर लेते हैं। पहले तो बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव प्रूव करने का मतलब क्या है कि 1 1 और ऑन 2 करना है। चलिए शुरू करते हैं। fx1 = fx2, ऐसा अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिला, x1 क्यूब + 3 = x2 क्यूब + 3। तो मतलब क्या हुआ, x1 = x2 और x1 = x2 का मतलब क्या हो गया, f क्या है, 1 1 है। क्लियर? यस अब सर। अब इसका रेंज का बारी आता है। अगर मान लो कि मान क्या लो, x दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर, x लाइज बिटवीन -∞ to ∞, तो x क्यूब का इंटरवल क्या होगा, वो भी होगा -∞ to ∞, और x क्यूब + 3 का इंटरवल क्या होगा, वो भी होगा भाई -∞ to ∞। इसका मतलब रेंज क्या मिला, ऑल रियल नंबर मिला। नाउ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। ऑन टू। f इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब f इज बाइजेक्टिव। जो वो चाहते थे वो तो हो गया। अब रहा सवाल इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या बताया, fx को क्या लिख लीजिए, y लिख लीजिए। फॉर इनवर्स y = x³ + 3, तो x क्यूब क्या मिला, 3 - y, x क्या मिला, 3 - y टू द पावर 1/3। मतलब इनवर्स ऑफ f gy = 3 - y टू द पावर 1/3। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। इनवर्स फंक्शन क्या मिला, gy = 3 - y टू द पावर 1/3, या फिर चाहे तो हम gx भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। 3 - x टू द पावर 1/3। चेक करो अभी क्लियर है। यस यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx is
4x plus 3 by 6x minus 4, find f of f, find f of f and inverse of f. f of f and inverse of f थोड़ा निकालिए तो। f of f आया? सर x आ रहा है। x आ रहा है। यस सर। देखिए कुछ लोगों ने निकाला है भाई कि f of सर f एक्स आ रहा है। x आ रहा है। एक रिलेशन आपको बताया था, if g is inverse of f, then f of gx क्या था? x था। बोलो यस सर। तो यहाँ से क्या पता चलता है? f of gx x होना चाहिए अगर g फंक्शन का इनवर्स है, और किसी ने कहा f of fx x है, इसका मतलब f का इनवर्स क्या है? fx। f is inverse of f। आप ये लाइन लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो f इनवर्स x भी आप चाहे तो निकाल लें। f इनवर्स x भी क्या मिलेगा? 4x plus 3 by 6x minus 4। ठीक है, आप चाहें तो y लिख के निकाल लें, यही मिलेगा। चेक कर लीजिए मिल रहा है या नहीं। यस सर। तो भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर तो समझ में नहीं आया। देखिए f of fx x है, और अगर g f का इनवर्स होता था, ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि if g is inverse of f, then f of gx क्या था? x था। यस सर। और f of fx आपने x प्रूव किया, तो अगर f of समथिंग आपने x प्रूव किया, समथिंग माने एक फंक्शन, f of फंक्शन इज x, तो मतलब ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए? इनवर्स ऑफ f। तो f of Yes. fx अगर x है तो fx ही f का क्या होगा? इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि f of gx x होने से g f का इनवर्स होता था। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमने इसको y लिख दिया, बट समझ में ये भी आना चाहिए y is 4x plus 3 by 6x minus 4। थोड़ा इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए, x निकालिए, देखिए क्या मिलता है। कि जैसा आ रहा नहीं? चेक कीजिए, कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, होगा नहीं। आ रहा है? यस सर। अब अगर x ऐसा आया तो जी वाई क्या लिखोगे?
जी वाई लिखोगे 4y प्लस 3/6y-4, और इसका मतलब gx क्या हुआ, इनवर्स ऑफ फंक्शन 4x प्लस 3/6x-4। तो हम इतना ड्रामा क्यों करें, हम ये कॉन्सेप्ट जरूर यूज करेंगे कि f ऑफ fx अगर x आया, f ऑफ fx अगर x आया, f ऑफ फाई x आता है, तो फाई एक्स एफ का क्या होगा, इनवर्स होगा। एफ ऑफ जी एक्स एक्स आने से जी क्या होता है, एफ का इनवर्स होता है। तो एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आने से एफ एक्स क्या होगा, एफ का इनवर्स होगा या नहीं। जी सर। बस इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आप ऐसा लिख लेंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि f इज r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर टू -9 to infinity and fx is 5x square plus 6x minus 9, prove that f is invertible, also find inverse of f, तो सबसे पहला चीज कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल प्रूव करने का मीनिंग क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना, बोलो। बाइजेक्टिव। सर बाइजेक्टिव। तो 1 1 and 2. एंड टू, तो थोड़ा 1 1 and 2 प्रूव करने का कोशिश करो। डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है भाई, डोमेन किया है r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। हेलो सर। बोलिए। सर हो गया, हो गया। सर इनवर्टेबल। सर 1 1 कैसे प्रूफ करें सर, डिफरेंशिएट या और कोई मेथड तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, नहीं होगा। डिफरेंशिएट ये क्वेश्चन इस टाइप के सीबीएसई में आते हैं प्रूव दैट वाले, तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करो, इसको ऐसे लिखो fx1 इक्वल टू fx, ठीक है। fx1 इक्वल टू fx2, तो क्या हुआ, 5 इंटू x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 5 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 9। अब सबको एक साइड ले आओ और दिखा दो कि x1 इक्वल टू x2, तो ये हो जाएगा 5x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इज 0। तो वैल्यू मिला x1 माइनस x2 और सेकेंड वैल्यू मिला 5x1 प्लस 5x2 प्लस 6। दूसरा वाला तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x1 का वैल्यू नेगेटिव आने लगेगा। तो एक तो मिला x1 इक्वल टू x2 विच इज पॉसिबल, एंड सेकेंड क्या मिला -5x2 माइनस 6/5, तो ये पॉसिबल है नहीं। x1 x2 पॉजिटिव था तो एक साइड पॉजिटिव दूसरा साइड नेगेटिव हो सकता है,
नहीं, तो क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो प्रूफ हो गया 1 1। बोलो, क्या डाउट है? नो सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज भी निकालना है भाई। सर सर -d/4 टू इंफिनिटी। नहीं -9 टू इंफिनिटी। नहीं, वो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका वर्टेक्स क्या है? y इक्वल टू 5x²। आगे आपको मैक्सिमम मिनिमम मेथड बता देंगे, तब ये इजी हो जाएगा। अगर हम इसका वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स, तो क्या होगा? -b/2a, -b/2a, ऐसा होगा या नहीं? याद आता है वर्टेक्स? नहीं याद आता, छोड़ो। एक चीज जानो कि किसी भी फंक्शन का, चलो एक लाइन में बता रहा हूं, फंक्शन हैज minimum and maximum values either at critical point or at boundary point। ठीक है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये बाद में। किसी भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है? क्रिटिकल पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पे dy/dx 0 हो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पे dy/dx 0 हो। क्लियर? और बाउंड्री पॉइंट किसको बोलते हैं? बाउंड्री पॉइंट किसको बोलते हैं भाई? डोमेन का एंड पॉइंट। तो अब dy/dx 0 किया, तो वैल्यू क्या मिला? 10x plus 6 is 0, means x is -6/10। ठीक है? अरे भाई सुन रहे हैं? यस सर। अब डोमेन दिया उन्होंने, डोमेन दिया 0 से इंफिनिटी। -6/10 डोमेन में है? नहीं है, नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो अब इसका बाउंड्री पॉइंट का मतलब? बाउंड्री पॉइंट डोमेन का एंड पॉइंट। अभी हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझाएंगे, है ना। डोमेन दिया 0 टू इंफिनिटी, तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज निकालने के लिए हम f0 निकालेंगे। f0 कितना है? -9। और f इंफिनिटी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक, तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया -9 टू इंफिनिटी। अब यहां एक चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा होता, अभी ये क्लियर हो जाएगा। फाइंड रेंज ऑफ सेम फंक्शन में दूंगा y इक्वल टू 5x² प्लस 6x -9, और इसका डोमेन दिया हुआ है -1 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर ये डोमेन होता, तो अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, अब ये वैलिड होता या नहीं? अब ये वैलिड होता। तो अब इसका तीनों जगह वैल्यू निकालते हैं। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ -6/10 को क्या लिख सकते हैं? 3/5। f ऑफ -3/5 निकालते, f ऑफ -1 निकालते, है ना, और f ऑफ इंफिनिटी निकालते।
एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना होगा? 5 - 6 - 9 -10। चेक करो तो। Yes, sir. एफ ऑफ -3/5 कितना होगा, ये आप निकाल दीजिए। निकाल दीजिए फटाफट। -54/5 कितना आ रहा है? Yes, sir. -54/5. Yes, sir. -54/5. Yes, sir. अब- Minus. अब तीनों में मिनिमम कौन सा है? अरे ये वाला। -50. और मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला। 20. तो अब इसका रेंज क्या होगा? अब इसका रेंज होगा भाई -54/5 टू इंफिनिटी। बात क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालो, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालो, रेंज आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जो सबसे छोटा होगा वही मिनिमम होगा और जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा। अभी फिलहाल इतने से आपका काम हो जाएगा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है? वी हैव टू फाइंड वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट एंड एट बाउंड्री पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई? -1 कहाँ से लाया? डोमेन क्या दिया हुआ है देखो, ये डोमेन दिया हुआ है। सर मतलब अच्छा सर, अब वो समझाने के लिए -1 लिए क्या? मतलब वो अलग नहीं, कुछ हमने है? क्वेश्चन दिया है कि ये डोमेन है। अच्छा मतलब अगर इस ये- वक्त कर रहा है तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग Yes. क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से इनका कोई रिलेशन नहीं। तो अब अगर ये डोमेन है तो इस डोमेन के लिए ऐसा हो गया। ठीक है, कल और 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा इस पे बेस्ड, तो ये क्लियर हो जाएगा। बट बहरहाल अभी देखिए कि अभी इसका रेंज -9 टू इंफिनिटी आया। Yes, sir. हाँ सर। तो अब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है। कल इस क्वेश्चन को फिर से कर लेंगे, है ना।